So hey my legal guardians, hope you all are doing well and good in your life. So this is Dolly Gupta, a second year law student, and today in this video we will learn revolt of 1857. So this is part 2 of that video and इसकी मैंने फर्स्ट पार्ट बता चुकी हूँ जिसमें मैंने बताया था कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 क्या था, कहाँ पे हुआ था और उसका कौन कौन से रीजन में था, मतलब कि कहाँ पे उसका रिवॉल्ट ऑफ 1857 का इम्पैक्ट था। दैट इज हमारे नॉर्थ में था, सेंट्रल इंडिया में था और ईस्ट में था। ईस्ट में बिहार तक और वेस्ट में राजपूताना रीजन तक था और सेंट्रल इंडिया में नर्मदा रिवर तक था और नॉर्थ में था कहाँ पे, पंजाब तक। तो फिर मैंने ये बताया था और उसके कॉजेज क्या थे, दैट इज पॉलिटिकल कॉजेज थे। पॉलिटिकल कॉजेज में वही सब्सिडी रिलायंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इकोनॉमिक कॉजेज थे, प्रॉफिट वाला था, सीन टैक्स वैक्स वाला था। और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज दैट इज करप्शन वाला पार्ट था। होप यू वॉच दैट वीडियो। एंड इमीडिएट कॉज में मैंने आपको ये बताया था कि जो उस टाइप पे नई नई तरीके की बंदूकें आती हैं और वो बंदूकें ऐसे होती हैं जिसकी जो गोलियां होती हैं आर्मी में, उसकी जो बंदूकें होती हैं उसकी गोलियां होती हैं, तो फिर वो गोलियां नई तरीके की थी। उसको मतलब अगर बंदूक में डालना है तो फिर उसको छीलना पड़ता था अपने दांतों से। अब जो दांत वाला जो रैपर होता था उसका, वो किससे ग्रीस था, वो मतलब गाय और सुअर की चमड़ी से ग्रीस था, ऐसा अफवाह फैली थी। और इवन वो मतलब कहीं ना कहीं सच्चाई भी थी कि वो मतलब जो ब्रिटिशर्स है वो हमारे कल्चर को, हमारे क्या कहते हैं, हमारे कस्टम को वो बेकार करना चाहते थे, हमारे रिलीजन को वो हमें नीचे दिखाते थे हमेशा, और उनका सुपीरियर ऐसा एटीट्यूड था। तो फिर वो हमारे धर्म भ्रष्ट करने के चक्कर में, हमें कन्वर्ट करने के चक्कर में उन्होंने ऐसे काम किए, मतलब ऐसी गोली लेके आए जिसमें कि काऊ और सुअर का फैट लगा हुआ था। एंड जिसकी वजह से हमारा धर्म भ्रष्ट हो रहा था। और धर्म भ्रष्ट होने की वजह से मतलब जब ये बात सामने आई, जब हमें ये पता लगा, तो फिर मंगल पांडे जो होते हैं हमारे आर्मी, हमारे एक क्या कहते हैं इंडियन सोल्जर होते हैं, ब्रिटिश आर्मी में भर्ती होते हैं, और फिर वो मना कर देते कि मैं ये जो है क्या कहते हैं, मैं इन गोलियों को यूज नहीं करूंगा क्योंकि इससे हो रहा है मेरा धर्म भ्रष्ट। तो फिर इनका मना करना ऐसा रिजल्ट करता है कि उन्हें मिल जाती है डेथ पेनल्टी, उन्हें फांसी दे दी जाती है मंगल पांडे को। अब वो फांसी कब दी जाती है, 29 मार्च 1857 को। अब जब फर्स्ट हमारे मंगल पांडे मना करते हैं तो फिर उनका देखा देखी 24 अप्रैल 1857 को 85 सोल्जर्स हमारे मेरठ से मना कर देते कि हम इन कार्टेजेस को यूज नहीं करेंगे। जो हमारे इंडियन सिपाही होते हैं ब्रिटिश आर्मी में, वो भी मना कर देते हैं कि 85 मेंबर्स होते हैं, तो फिर वो मना कर देते हैं कि हम इन कार्टेजेस को यूज नहीं करेंगे। अब इनका मना करना इनको क्या क्या करता है, इन्हें उनकी आर्मी की जो वर्दी रहती है तो फिर उन्हें डिसमिस करा देता है, उनकी वर्दी उतरवा देता है और कहता है कि अब आपको होगी 10 साल की जेल की सजा। जब 9 मई को उनको ये सजा मिलती है, 10 साल की सजा, और उनकी वर्दी उतरवा दी जाती है। और बहुत सारे रीजंस मैं पहले बता चुकी हूँ, दैट इज पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और इमीडिएट कॉज, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज और सोशल रिलीजियस कॉज। ये 5 कॉजेज मैं फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ये सारे कॉजेज। और जब इन 85 सोल्जर्स को एकदम से डिसमिस कर दिया जाता है उनके रिफ्यूज करने की वजह से, तो फिर एकदम 10 मई को लोग हो जाते हैं, एकदम भड़क जाते हैं और ब्रिटिशर्स पे, मतलब मैंने कहा था ना कि अगर आप प्रेशर कुकर मतलब बनते एकदम से वो ब्लास्ट हो जाता है 10 मई 1857 को। जो हमारे सिपाही थे, इंडियन सिपाही थे, मेरठ की आर्मी में, मतलब मेरठ रीजन में लोग थे, इंडियन सिपाही थे, तो फिर वो ब्रिटिश ऑफिसर्स पे कर देते हैं अटैक, उन्हें मारना स्टार्ट कर देते हैं और उन 85 सोल्जर्स को छुड़ा लेते हैं। फिर क्या होता है, फिर वो जो क्या कहते हैं, जो सिपाही जिन्होंने अटैक किया होता है ब्रिटिश ऑफिशियल्स पे, वो चले जाते हैं मेरठ से दिल्ली की तरफ जाते हैं। शाम तक वो दिल्ली पहुंच जाते हैं और फिर जब वो जाते हैं दिल्ली में, तो फिर उनको कौन ज्वाइन कर लेता है, लोकल इन्फेंट्री मैं बता देती हूँ। लोकल इन्फेंट्री वो होती है, और दिल्ली की आर्मी का नाम था लोकल इन्फेंट्री। जैसे इनका नाम था सिपाही, तो फिर इनका नाम था दिल्ली वाली आर्मी का नाम था लोकल इन्फेंट्री। लोकल इन्फेंट्री भी इन्हें कह देते कि हाँ आपकी बात सही है, क्योंकि आप कह रहे हो कि ये जो कार्टेजेस हैं वो काउपिग वाले हैं, तो इसकी वजह से हम इन्हें यूज नहीं करेंगे, आपकी बात सही है। तो फिर वो भी ब्रिटिश ऑफिशियल्स के खिलाफ खड़ी हो जाती है। मतलब अब इनकी जो थोड़ी सी सेना थी वो अब और बड़ी हो जाती है। फिर जो हमारे उस टाइम पे कौन थे, हमारे दिल्ली के
राजा कह लो या फिर कुछ भी कह लो, मुगल एम्परर के थे बहादुर शाह जफर। मुगल एम्परर से थे हमारे कौन, बहादुर शाह जफर, जो कि एम्परर थे दिल्ली के। मतलब इन्हें डिक्लेयर कर दिया जाता है कि ये हमारे एम्परर हैं दिल्ली के, इन्हें ये टाइटल मिलता है और ये इनके हेड बन जाते हैं, मतलब वो उस सिपाही म्यूटिनी के हेड बन जाते हैं। अब जो म्यूटिनी, अब म्यूटिनी नहीं रही, अब उसे रिवॉल्यूशनरी वॉर यानी कि क्रांतिकारी क्रांतिकारी युद्ध कह दिया गया, क्योंकि इसमें हम कर रहे थे अपनी क्रांति कर रहे थे, हम अपने बदलाव, हमने अपनी सोसाइटी को के लिए बदलाव के लिए कुछ कर रहे थे, तो फिर अब इसे म्यूटिनी ना कह के रिवॉल्यूशनरी वॉर कह दिया गया था बहादुर शाह जफर के कहने से। अब ये हमने पढ़ लिया कि कैसे रिवॉल्ट स्टार्ट होता है और क्या क्या इसका सीन था। अब ये जो रिवॉल्ट है वो कैसे वीक पड़ गया, अगर हमने अपनी आजादी की बात की थी तो फिर वो मतलब क्या ऐसे ब्रिटिश ऑफिसर्स ने किया कि हमारा जो रिवॉल्ट था वो खत्म हो गया। तो इन्होंने मतलब पहले मैंने बताया कि कौन से 4 रीजन थे, नॉर्थ, सेंटर और ईस्ट और वेस्ट। और ईस्ट में राजपूताना रीजन तक, और वेस्ट में नहीं, ईस्ट में बिहार तक और वेस्ट में राजपूताना रीजन तक, सेंटर में नर्मदा रिवर तक और नॉर्थ में हमारे पंजाब तक जो रिवॉल्ट हो रहा था, मतलब यहाँ पे रिवॉल्ट हो रहा था, इसका इम्पैक्ट था। लेकिन साउथ, ईस्ट और वेस्ट में मतलब यहाँ पे लोग ज्यादा पार्टिसिपेट, नॉर्थ और सेंटर में लोग ज्यादा सब पार्टिसिपेट कर रहे थे, लेकिन साउथ, ईस्ट और वेस्ट के लोग उतना कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। कई सारे नेटिव रूलर्स ने, जो हमारे प्रिंसली स्टेट के रूलर्स थे, उन्होंने अपने पूरे दिल और अपने पूरे दिल से इसमें कंट्रीब्यूट किया था। अपने पूरे युद्ध में उन्होंने अपना क्या कहते हैं, अपना श्रेय श्रेय दिया था। और फिर मतलब ऐसे कई कुछ मतलब मोस्ट ऑफ द रूलर्स हमारे प्रिंसली स्टेट के राजा महाराजा थे, तो पर उन्होंने हमारा साथ दिया था इंडियंस का। लेकिन कई सारे ऐसे क्या कहते हैं दोगले लोग भी थे, जिन्होंने प्रिंसली स्टेट ऐसे थे जिसने हम अपने लोगों का साथ ना देके, इंडियंस का साथ ना देके ब्रिटिशर्स का साथ दिया था हमारे रिवॉल्ट को दबाने में। अब वो कौन कौन थे, वो थे कश्मीर के राजा थे, नेपाल के थे, और पटियाला के थे, नाभा, जिंद, जोधपुर, ग्वालियर, इंदौर और भोपाल। तो फिर इन सब लोगों ने सपोर्ट किया था ब्रिटिश आर्मी का, मतलब ब्रिटिशर्स का सपोर्ट किया था। वो चाहते थे कि जो हमारे इंडिया के लोग हैं वो बेवकूफ हैं, पढ़े लिखे नहीं है, गवार है, और इनके करने से कुछ नहीं होगा, ये ब्रिटिशर्स आए हैं हमारे लिए भगवान बन के, हमारे बेवकूफ इंडिया को अच्छा इंडिया बनाएंगे। तो इनका ये मानना था। और कुछ ऐसे पढ़े लिखे लोग भी थे, मतलब कहते हैं ना बुद्धि खराब हो जाती है पढ़ने लिखने के बाद कुछ लोगों की, तो फिर वो मॉडर्न एजुकेटेड पीपल, जो मिडिल क्लास उस टाइम पे एमर्ज हुई थी, जिसने जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी ये सब पढ़ा था, मॉडर्न एजुकेशन की थी, तो फिर वो भी कह रहे थे कि हाँ ये जो रिवॉल्ट है वो सब बेकार है। तो फिर उन्होंने भी हम इंडियंस का साथ ना देके, सिपाही म्यूटिनी का साथ ना दे करके इन्होंने ब्रिटिशर्स के साइड चले गए और उन्होंने कोई पार्टिसिपेट नहीं किया। अब हम लड़ते हैं तो फिर हमें पड़ती है किस चीज की जरूरत, हमें क्या कहते हैं वेपन्स की जरूरत पड़ती है, उसमें रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, पैसा, आर्मी, लोग, सब कुछ, खाना पीना सब कुछ चाहिए होता है। अब हमारे पास मतलब हमारे पास ना सरकार है, सरकार होती है तो फिर वो कुछ ना कुछ इंतजाम करती है, लाइक लोन लेती है फॉरेन कंट्री से आज के टाइम पे। लेकिन उस टाइम पे ना हमारे पास अपनी सरकार है हाथ में, अब सरकार नहीं है तो ना पैसा है हमारे पास, बस लोग हैं, और लोग भी पार्टिसिपेट उतना नहीं कर रहे थे, मतलब लोग भी बहुत कम थे हमारे इंडिया में। और जो क्या कहते हैं म्यूटिनी थी, मतलब जो लड़ाई हो रही थी वो पुअरली ऑर्गेनाइज थी, उसमें कोई डिसिप्लिन नहीं था, मतलब किसी के कोई अथॉरिटी नहीं थी, कोई किसी की बात नहीं मानने को तैयार था। क्यों? क्योंकि पहली चीज, नॉर्थ कहाँ के लोग थे, नॉर्थ के थे, सेंटर के थे, और क्या कहते हैं ईस्ट के थे और वेस्ट के थे। अब हम कैसे होते हैं आज के टाइम पे भी लोगों की ये टेंडेंसी है, लाइक अगर कोई बिहारी होगा तो फिर वो, अगर उसे कोई बिहार का मिल जाए तो वो कहेगा बिहारी बिहारी भाई भाई, या अगर कोई यूपी का इंसान यूपी के इंसान से कहीं मिल जाए तो फिर वो कहे कि हाँ, अदर स्टेट में मिल जाता है तो फिर वो कहे, वो उसे एक भाईचारा वाला क्या कहते हैं आ जाता है। अब ये अलग अलग क्षेत्र से थे, अब वो कह रहे थे कि नहीं हमें रिवॉल्ट ऐसे लड़ना है, अब वो कोई कह रहा था कि हमें रिवॉल्ट ऐसे लड़ना है, तो फिर वो अपनी खींचातानी के चक्कर में कोई किसी की बात मानने को तैयार नहीं था। अब फिर 20 सितंबर को हमारा हो जाता है थप्पा,
थप्पा ऐसा होता है कि जो जनरल जॉन निकोलस जो हमारे जनरल थे, जो ब्रिटिश ऑफिशियल थे, तो फिर वो कर देते हैं दिल्ली को दोबारा रिकैप्चर रिकैप्चर कर लेते हैं हमारे दिल्ली को, और बहादुर शाह जफर हो जाते हैं, मतलब बंदी बना लेते हैं बहादुर शाह जफर को, जिनको कहा गया था कि वो एम्परर है दिल्ली के। तो फिर उनको पकड़ लिया जाता है, उनके बेटे को पकड़ के मार दिया जाता है, और उन पे लगता है केस कि इन्होंने क्या कहते हैं, इन्होंने ब्रिटिश ऑफिशियल्स के खिलाफ कैसे आवाज उठाई, क्यों आवाज उठाई, और उनको फिर रनकून रीजन में ट्रांसफर कर दिया जाता है, दैट इज म्यांमार में उन्हें ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिसमें कि 1862 में हो जाती है बहादुर शाह जफर की डेथ। अब हमारा होता है कि हमने पढ़ लिया कि रिवॉल्ट कैसे स्टार्ट हुआ और वो कैसे खत्म हुआ। अब इसका इम्पैक्ट क्या क्या रहा इस रिवॉल्ट का, तो मैं ये बताती हूँ। तो सबसे पहले इम्पैक्ट ये हुआ जब 20 सितंबर 1857 को ये दिल्ली को कैप्चर कर लिया गया था। तो फिर अब जब दिल्ली है जो सेंटर ही नहीं है, तो फिर हमारे वॉर का मतलब भी खत्म ही हो चुका था पूरी तरीके से। अब 1858 में आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, सबसे लैंडमार्क एक्ट था, सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट आता है। अब ये एक्ट ऐसा था, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है ये एक्ट, ऐसा था जिसके जो मैंने बताया था ना कल आपको कि 1600 से लेकर के 1600 से 1857 तक था इसका पीरियड, ईस्ट इंडिया कंपनी का पीरियड, और 1858 से लेकर 1947 तक था किसका पीरियड, ब्रिटिश क्राउन दैट इज ब्रिटिश एम्पायर का पीरियड था। तो फिर इसका रोल हो जाता है खत्म। ईस्ट इंडिया कंपनी जो ट्रेड करने का मोटिव नाम से आती है, ट्रेड के प्रॉफिट के पर्पज से आती है, व्यापार के पर्पज से आती है, तो फिर उनका रोल हो जाता है खत्म, क्योंकि वो वीक पड़ गई थी इस समय पे। तो फिर उन्होंने कहा कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी को करते खत्म और अब हम बनेंगे इंडिया के राजा, मतलब ब्रिटिशर्स ने ऐसा कहा था। तो फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का रोल हो जाता खत्म, ईस्ट इंडिया कंपनी हो जाती खत्म, और फिर आता है क्राउन यानी कि राजा। इंडिया के राजा कौन है, किसके हाथ में है, ब्रिटिशर्स के हाथ में है, हम इंडियंस के हाथ में दिया ही नहीं। और फिर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर्स थे, जो मालिकाना यहाँ पे कहते थे अपने आप को, तो फिर उनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से नाम हटा करके अब कह दिया गया कि वो सेक्रेटरी हैं, वाइसरॉय कहलाएंगे, गवर्नर जनरल कहलाएंगे, वाइसरॉय ऑफ इंडिया। और फिर आर्मी को भी रीऑर्गेनाइज किया गया, क्योंकि आर्मी को रीऑर्गेनाइज इसलिए किया गया क्योंकि हमारे पास इंडियंस थे, इंडियंस बेचारे ना पढ़े लिखे, काम वाम कुछ था नहीं, एजुकेशन नहीं थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं थी, एग्रीकल्चर था लेकिन एग्रीकल्चर में भी क्या कहते हैं कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी। क्यों? क्योंकि एजुकेशन नहीं थी हमारे पास। इस वजह से और इन सारी रीजन की वजह से लोग चले जाते थे आर्मी में, वो आर्मी को ज्वाइन करने में खुश हो जाते थे। वो कहते थे कि हमें एक सैलरी मिलेगी, हमें एक नाम, एक पावर, एक पैसा मिलेगा, हमारी इज्जत होगी अगर हम आर्मी ज्वाइन कर लेते। तो फिर वो भी इंडियंस उस टाइम पे, मतलब ब्रिटिश टाइम पे इंडियंस बहुत अच्छे से आर्मी ज्वाइन कर लेते थे कि हाँ हमें एक सरकारी नौकरी मिल रही है। तो फिर जो इंडियंस इस टाइम पे आर्मी में जाते हैं, तो फिर उनके नंबर को कम कर दिया जाता है इस रिवॉल्ट के बाद। और ये कहा जाता है कि अब यूरोपियन, मतलब कि जो ब्रिटिशर्स हैं, मतलब जो गोरे लोग हैं, जो ये अंग्रेज लोग हैं, तो फिर इन लोगों के नंबर अब ज्यादा होंगे आर्मी में और इंडियन का नंबर कम होगा, मतलब इंडियन लोग कम होंगे आर्मी में। तो कैसे रीऑर्गेनाइज किया इंडियन आर्मी को, ब्रिटिश आर्मी को, दैट इज बंगाल आर्मी में ये हुआ था कि हर 2 इंडियन सोल्जर पे एक यूरोपियन सोल्जर रहेगा एज ए सुपरवाइजर। और मद्रास आर्मी में कहा कि हर 5 इंडियन सोल्जर पे, दैट इज हर 5 आईएएस मतलब इंडियन सोल्जर और ईएस मतलब यूरोपियन सोल्जर, तो फिर हर 5 इंडियन सोल्जर पे रहेगा एक यूरोपियन सोल्जर। और फिर जो यूरोपियन, फिर क्या हुआ इम्पैक्ट ये भी था कि अब ज्यादा यूरोपियन पीपल को, यूरोपियन क्या कहते हैं आर्मी को प्रेफर करने लगे कि वो ही हमारे इंडिया, वो आर्मी में आएंगे, ब्रिटिश आर्मी में ज्यादातर अब इन लोगों का ही रोल रहेगा। अब इन्होंने इतने चालाक हो गए थे कि वो सोच रहे थे अब ये इंडियन सारे एक साथ आते जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि इनका कस्टम, इनका सब कुछ एक जैसा है, तो फिर क्यों ना इनको तोड़ा जाए। अब वो ब्रिटिश आर्मी में कैसे कैसे रिक्रूटमेंट करने लगे, इंडियन मतलब ब्रिटिश आर्मी में वो कैसे किस तरीके से रिक्रूटमेंट करने लगे रिवॉल्ट के बाद।
वो लेके आए गए फॉलो होती है। आर्मी रीऑर्गेनाइज ऐसे होती है जिससे कि मतलब डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लेके आते हैं, जिससे कि लोग बटे, लोगों को बांटने का काम इन ब्रिटिशर्स ने ही किया था। लेकिन आज के टाइम पे मतलब आज इनकी वजह से ही हम बटे हुए हैं कास्ट और रिलीजन में, इन्हीं की वजह से। क्योंकि मतलब ये वो रूमर लेके आए, कार्टिजेस वाला रूमर लेके आए, ये रिकमेंड वाला रूमर लेके आए, रिकमेंड वाली मतलब फालतू की चीज लेके आए कि हम कास्ट क्लास और रिलीजन पे हम रिक्रूट वो करेंगे, लोगों को भर्ती करेंगे आर्मी में। फिर इसका इम्पैक्ट ये भी रहा कि मतलब जिन लोगों ने सपोर्ट किया था, जहां जहां जिन रूलर्स ने सपोर्ट किया था क्या कहते हैं ब्रिटिशर्स का, हमारे रिवॉल्ट को दबाने में, इंडियन रिवॉल्ट को दबाने में, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को दबाने में, तो फिर उसमें कौन कौन से उनको वहां के लोगों को मार्शल कहा गया और उनको ज्यादा प्रेफरेंस दिए जाने लगी आर्मी में भर्ती होने के लिए। अब वो कौन कौन से थे, पंजाबी थे, गोरखा थे और पठान को कहा गया कि आप क्या कहते हैं आप हो मार्शल और हम आपको रिक्रूट करेंगे, मतलब हम आपको आर्मी में जगह देंगे। और क्यों? क्योंकि इन्होंने ब्रिटिशर्स की हेल्प की थी। और जो अवध के लोग थे, बंगाल के लोग थे, सेंट्रल इंडिया के लोग थे, उन्हें नॉन मार्शल कहा गया और उन्हें कोई आर्मी में जगह नहीं दी गई, मतलब कम जगह दिया जाने लगा आफ्टर रिवॉल्ट ऑफ 1857। जो नेशनलिज्म की फीलिंग आ रही थी उसको खत्म करने के लिए, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लेके आए, जो कि मैंने बताया था अभी। इन्होंने वो कास्टिज्म को प्रमोट किया और लोगों को बांटने का काम इन्होंने स्टार्ट किया थ्रू द पॉलिसी ऑफ क्या कहते हैं रिकरेंट पॉलिसी ऑफ आर्मी इन दी ब्रिटिश आर्मी, और पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन। और जो एनेक्स करने वाली जो इनकी मिसट्रस्ट वाली पॉलिसी थी, मतलब कि जो प्रिंसली स्टेट को ये क्या कहते हैं कैप्चर कर लेते थे, तो फिर उन्होंने मतलब ऐसे किया कि लोग क्या कहते हैं प्रिंसली स्टेट को अब एनेक्स नहीं करेंगे, मतलब उनपे कब्जा नहीं करेंगे। अब उनको वो खुश हो गए थे क्योंकि इन्होंने हमारे साथ दिया है, तो फिर अब हम इनके साथ उनको धोखाधड़ी नहीं देंगे, तो फिर वो ये पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन खत्म कर दी गई, मतलब इसे अबंडन कर दिया गया। अब इस रिवॉल्ट का क्या नेचर रहा, जो क्या कहते हैं ब्रिटिशर्स कहने लगे कि ये तो छोटी मोटी इनकी हिंदू मुस्लिम की कॉन्स्पिरेसी थी, सिपाही म्यूटिनी थी, और इन्होंने मतलब हमारे रिवॉल्ट जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, उन्होंने हमें फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का नाम ना देते हुए उन्होंने कहा कि ये बस छोटी मोटी हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी थी, सिपाही म्यूटिनी थी, कोई वॉर का इंडिपेंडेंस नहीं था, फर्स्ट वॉर कोई इंडिपेंडेंस नहीं था। लेकिन यहाँ पे कुछ क्या कहते हैं इंडियंस जो थिंकर्स थे वो कह रहे थे, जैसे कि वीडी सावरकर, वो कहते कि हाँ ही फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था। क्यों? क्योंकि इसमें वो कई सारे बहुत अलग अलग क्या कहते हैं क्लास के लोग थे, जैसे कि इसमें रूरल थे, प्रिंसली स्टेट्स थे, राजा महाराजा थे उस टाइम पे, सिपाही थे, सिविलियंस जो कॉमन पीपल होते हैं, लोकल लोग होते हैं, वो भी इसमें शामिल हुए थे, सबने एक साथ पार्टिसिपेट किया था सिपाही क्या कहते हैं ब्रिटिशर्स को हराने के लिए। एसेंशियल भी कहते हैं ये स्टार्ट होता है एज एन सिपाही म्यूटिनी और एंड हो जाता है एज अ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। सो यहाँ पर होता है रिवॉल्ट ऑफ 1857 खत्म। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन कहते हैं ब्रह्मो समाज, आर्य समाज एंड रामकृष्ण मूवमेंट, जो हमारी यूनिट 2 का पार्ट है। सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स ये हमारे उसका पार्ट है यूनिट 2 का। सो आई विल एक्सप्लेन in next video in the upcoming videos. Okay, so thank you so much for watching this and अभी मैं आपको एक खुशखबरी भी सुनाती हूँ। आज आया है हमारा BA LLB का रिजल्ट, हमारे CCS यूनिवर्सिटी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का आया आज हमारा रिजल्ट अच्छा रहा। मेरा तो खैर मतलब जैसा भी है मेरे लिए काफी अच्छा रहा, क्योंकि मतलब मैंने उतनी कोई थर्ड सेमेस्टर में कोई पढ़ाई नहीं की थी, और पढ़ाई नहीं की थी इवन मैं कॉलेज में नहीं गई थी पूरे थर्ड सेम में, क्योंकि मतलब मैं अपने ये लीगल ज्ञान मैंने स्टार्ट किया था 15 दिसंबर को, तो इस वजह से मैं मतलब कॉलेज जाना मेरा काफी कम हो गया था। कम क्या, मतलब मैं गई नहीं हूँ, मेरी 0 अटेंडेंस है, बट मैंने किसी भी विदाउट एनी टीचर और बुक से पढ़ा और मैं उसमें अच्छा खासा मार्क्स स्कोर कर गई। तो उसके लिए मतलब आपका प्यार सपोर्ट आपकी दुआ रही है, तो फिर उसके लिए थैंक यू सो मच माय लीगल ज्ञान फैमिली, माय लीगल ज्ञानीज। एंड कुछ लोग मतलब अगर आप कहीं स्टेप आगे रखते हो तो फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं आपको पुशअप करते हैं, आपको दिल से प्यार करते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं लोग कहते हैं कि व्हाई आर यू डूइंग दिस थिंग एंड पीपल से ब्ला ब्ला ब्ला।
और काफी सारे लोग होते हैं, होते भी है, मतलब मुंह पे भी बोलते हैं एंड बोलते भी नहीं है तो फिर अपनी हरकतों से दिखा देते हैं। तो फिर भाई मेरा छोटा सा मतलब लीगल ज्ञान से हटके मैं पर्सनल ओपिनियन देना चाहूंगी कि अगर आपको लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो फिर उन लोगों को छाट दो, उन लोगों को एकदम पीछे रख दो। मेरे आज तक का रिकॉर्ड रहा है, आज तक मैं किसी को मैसेज सामने से नहीं करती हूँ। गिने चुने लोग हैं मेरे जिन्हें मैं सामने से कॉल और मैसेज करती हूँ, मतलब जो मेरे दिल के एकदम करीबी लोग हैं मैं उन्हें कॉल मैसेज करती हूँ एंड जब मैं परेशान होती हूँ। और या तो मेरे पेरेंट्स से बात कर लेती हूँ या घर वालों से बात कर लेती हूँ, मैं अपने भाई बहन से थोड़ा हंसी मजाक कर लेती हूँ। तो ये था मतलब मेरा लीगल ज्ञान का सफर एंड ये सफर मैं आगे तक लेके जाऊंगी एंड अच्छे से। अभी थोड़ा स्मॉल सेटअप है क्योंकि अभी मेरी स्टार्टिंग है, तो फिर मैं इसको आगे तक लेके जाऊंगी अगर आपकी प्यार आशीर्वाद रहेगा। एज एन जीरो स्टार्ट किया था लेकिन अब मैं इसको आगे और भी नंबर इसका बढ़ेगा। सो थैंक यू सो मच। थोड़ा सा बकवास होगी लास्ट में, कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत बातचीत तो चलती है क्योंकि मेरे एक फॉलोवर ने कहा था कि बातचीत भी किया करो हमसे, थोड़ा मतलब होना चाहिए, कॉन्वर्सेशन टाइम होना चाहिए। मैंने कि पहले पढ़ा लेते हैं तो फिर थोड़ी सी लास्ट में बातचीत भी कर लिया करेंगे क्योंकि आपको भी मन लगा रहे, मेरा भी मन लगा रहे। एंड थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी एंड थैंक यू फॉर दिस लव। थैंक यू सो मच माई लीगल ज्ञानीज।